यार ऑब्वियसली बात है ना कि ऑफिसर्स इंप्रेस हुए हैं यार, फोटोग्राफ्स खींची हैं, तो उस बंदे की तो यार इंटरव्यू काफ़ी अच्छी गई थी। बट यार आपको मैं बता देता हूँ कि यार उस बंदे का वेटिंग लिस्ट में भी नाम काफ़ी पीछे आया है। अब भाई तारो भाई तो यार काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में था यार, हाई टेस्ट है, हमें तो चश्मा भी नहीं लगा, तो कहाँ मतलब इसमें कहाँ हम अनफिट होंगे। कहते कि गुरप्रीत, अकॉर्डिंग टू अवर गाइडलाइंस यू आर मेडिकली अनफिट। मतलब अभी वैसा वाला अनफिट नहीं था कि आपको पूरा, मतलब अभी तो फर्स्ट टेस्ट था। बट यार ये कहने कोई इजी पीजी है कि यार मतलब कि टॉयलर में मतलब इतने इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट मैं आपको लिटरली बताऊं तो 80 में से एवरेज बच्चों के 40 या मतलब 45 मार्क्स ही आते होंगे। इंटरव्यू में क्या क्या होता है क्या नहीं, मतलब कितनी इसकी पैट की इंपॉर्टेंस है या नहीं है। एंड आई गेस मुझे तो शायद कुछ भी नहीं लगी, आपको वैसे पहले बता देता हूँ। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाती है 3-4 घंटे आराम से लग जाते हैं, तो जो हमारा ब्रेकफास्ट होता है ना वो उसके बाद ही होता है, वो कहने को ब्रेकफास्ट होता है। जो हमारी अदर एक्टिविटीज़ के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब कौन कौन से और कौन सी क्लास के ऊपर वाले डॉक्यूमेंट्स ही चलेंगे, मतलब जो अदर एक्टिविटीज। इतना बता देता हूँ, थोड़ा सा मुझे जनरल नॉलेज ही पता लगी थी वहां पर, मैंने फिगर आउट किया था। इसमें एक पिंक कलर होगा, एक येलो कलर होगा। अगर पिंक कलर आपकी फाइल में अगर पिंक कलर लगा है ना, इट मीन्स आप मेडिकली पहले से ही फिट हो, आपको टेंशन ही नहीं है, आप फिट हो सच्ची। एंड अगर उसके बीच में अगर आपका पिंक के साथ अगर आपकी येलो स्लिप भी लगी हो ना, जैसे वो स्लिप्स होती है छोटी छोटी वाइट वाइट, जब हम नीट की तैयारी करते हैं तब भी लगाते होते हैं ना, तो अगर वो लगी है ना, तो इट मीन्स आप कहीं ना कहीं मेडिकली अनफिट हो किसी। हाय फ्रेंड्स, यार मैं ये बता देता हूँ यार, वीडियो तो काफ़ी लंबे होने वाली है यार, अराउंड 30 मिनट्स के अराउंड हो जाएगी यार। बट मैं इतना ही कहूँगा यार कि अगर किसी को डॉक्यूमेंट वाला पार्ट देखना है तो वो डॉक्यूमेंट वाला पार्ट देख सकता है, अगर किसी को टॉयलर एग्जाम का देखना है वो टॉयलर एग्जाम देख सकता है, अगर किसी को इंटरव्यू देखना है जो कि काफ़ी लोगों की डिमांड है अगर वो देख सकता है। एंड जिसको यार मेडिकल फिट जैसे मेडिकल एग्जाम में क्या क्या होता है अगर वो देखना है तो वो देख सकता है। बट मैं यही कहूँगा यार, सारी स्टोरीज काफ़ी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप कोशिश करना कि सारी चीज़ों को देखना, बिकॉज अगर एफएमसी में आप सच में जाना चाहते हो ना, तो प्लीज़ यार ये सारी वीडियो को जरूर देखना यार, वैसे बहुत मजा आएगा डेफिनेटली। तो बेसिक से हम एंड तक चलते हैं, जहाँ पर हम बेसिक से मतलब रजिस्ट्रेशन से शुरू करते हैं, एंड उसके बाद हम मेडिकली जैसे मेडिकल एग्जाम में क्या होता है वहाँ तक हम सब का बात करेंगे, एक ही वीडियो में कर लेंगे सारी बात। तो देखो सबसे पहले ना आपको एएफएमसी के लिए अगर आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, तो जैसे आप एमसीसी की काउंसलिंग में जाते हो ना, तो वहाँ पर आपको एक स्लॉट मिलेगा जिस पे लिखा होगा कि आप एएफएमसी के लिए अप्लाई करना चाहते हो या नहीं। तो उसके लिए आपको मतलब टिक लगानी होती है, एंड उसके लिए आपको 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज करने पड़ते हैं। एंड देन कुछ 2 दिन के बाद आपको एक लिस्ट आएगी एएफएमसी की वेबसाइट पे ही, जिस पे आपका नाम होगा, अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो चुके हो तो वहाँ पर आपको डेट लिखी होगी और आपका टाइम स्लॉट लिखा होगा कि कब आपको कितने बजे वहाँ पर रिपोर्ट करना है। उसके बाद ना फर्स्ट डे जब आप वहाँ पर पहुँच जाते हो तो पेरेंट्स के साथ आपको ऑडिटोरियम में बिठाया जाता है, एंड जो अंडर ग्रेजुएट के कमांडर्स होते हैं तो वो आपको गाइड करते हैं कि आपको 2 दिन आगे क्या होने वाला है। एंड वैसे भी वो आपको गाइडलाइंस में तो पता ही लग जाता है कि आपको ये प्रोसेस होना है, बट वो फिर भी अपने तौर पर एक आपको बता देते हैं। एंड देन पेरेंट्स को ये बताते हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बच्चा सुबह अगर 7 बजे हमारे पास आ गया है तो अब रात को 8 बजे आपको सौंप देंगे विदाउट एनी, कोई उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, एंड लंच ब्रेकफास्ट सब कुछ उसको करवा देंगे। चलो सबसे पहले फिर हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ना वो सब आपको ना बस 4 फाइल्स दे दी जाती हैं, एंड 4 फाइल्स के साथ ना आपको काफ़ी स्टिकर्स दिए जाते हैं, तो आपको मतलब पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ वो ही बताएंगे कि बेटा ये कर लो, यहाँ पर अपना नाम फिल कर लो, यहाँ पर अपनी एज लिख दो, सब कुछ मतलब उनका ही काम है, आपको बस फिल करना है जैसे जैसे उन्होंने बताया। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब डॉक्यूमेंट्स आपको बता देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं जो चाहिए वहाँ पे। तो ये मैं अभी आपको वीडियो पे सेंड कर देता हूँ कि यार ये डॉक्यूमेंट्स देख लो, तो इस पर मैं टिक लगा देता हूँ, तो वो कोई इशू नहीं है। अगर बस इशू आता है नेशनैलिटी सर्टिफिकेट पर आता है कि यार नेशनैलिटी सर्टिफिकेट में क्या हम मतलब कौन सा सर्टिफिकेट दें, तो उसमें यार देखो अगर आपके पास पासपोर्ट है तो वेल इन गुड, अगर नहीं है तो देखो वोटर कार्ड चल जाएगा आई थिंक, अगर वो भी नहीं है तो फिर ऐसे करो, आपके पास आई थिंक ट्रांसफर सर्टिफिकेट होगा स्कूल का या माइग्रेशन होगा, तो अगर उस पर इंडियन लिखा है ना तो वो भी चल जाएगा। एंड देन जो मेन अब जो मेन बात एंड जो मेन बात करते हैं ना वो करते हैं कि यार जो हमारी अदर एक्टिविटीज़ के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब कौन कौन से और कौन सी क्लास के ऊपर वाले डॉक्यूमेंट्स ही चलेंगे, मतलब जो अदर एक्टिविटीज़ के हैं। तो देखो अगर आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है या फिर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, सिर्फ इन्हीं की ही इंपॉर्टेंस है, अदर कोई भी सर्टिफिकेट्स की इंपॉर्टेंस नहीं है। देखो क्योंकि जो स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है ना, और वो 9th क्लास या 9th क्लास से ऊपर वाले का होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि आप 8th क्लास में अपने नेशनल लगाई है तो वो वैलिड नहीं होगा।
आप 9th क्लास के हो या आपने 9th क्लास में पार्टिसिपेट किया हो या 9th क्लास से अबव। और उसमें वो कुछ नहीं है कि अगर आप क्लस्टर में हो तो भी कुछ नहीं है, अगर आप रीजनल में हो तो ऐसा कुछ नहीं है कि नेशनल का ही सर्टिफिकेट होना चाहिए। रीजनल का भी चलेगा, क्लस्टर का भी चलेगा, बस उसके अलग अलग पॉइंट होंगे। एंड एनसीसी का तो इम्पोर्टेंस है ही, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो बस ये दो सर्टिफिकेट्स ही चलते हैं। एंड उसके बाद चलो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाती है 3-4 घंटे आराम से लग जाते हैं, तो जो हमारा ब्रेकफास्ट होता है ना वो उसके बाद ही होता है। वो कहने को ब्रेकफास्ट होता है, सुबह 8 बजे हमारी ये जर्नी शुरू होती है और 1 बजे हम फ्री होते हैं। और 1 बजे हमें जो ब्रेकफास्ट मिलता है ना वो ऐसे नहीं है कि हम मेस में बैठे होते हैं, वो हमें बस एक बॉक्स होता है तो उसमें मिलता है, एक सैंडविच मिल जाता है एंड एक पैटी होती है, बीच में एक फ्रूटी भी होती है एंड 2 बिस्कुट्स के मतलब पैकेट्स होते हैं। तो बस ये ब्रेकफास्ट होता है, बट अच्छा होता है, टेस्टी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। एंड उसके बाद हमारी ईसीजी हो जाती है, ब्लड सैंपल ले ले जाते हैं एंड यूरिन टेस्ट ले लिया जाता है। बस ये 3 चीज़ें फर्स्ट डे में हो जाती हैं। एंड मतलब मेडिकल के अराउंड कह रहा हूँ। एंड उसके बाद आपको जैसे ही आपका 1 o'clock या 2 o'clock होता है तो आपको टॉयलर के लिए बुला लिया जाता है, मतलब टॉयलर एग्जाम कर देना होता है। तो अब हम इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं कि टॉयलर एग्जाम में मतलब कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या मतलब कितना डिफिकल्ट है या उसके लिए आपको स्पेशल कोई तैयारी करनी है या नहीं। तो देखो, अगर मैं जनरली बताऊं तो तैयारी करने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो उसमें एंटोनियम या सिनोनियम्स आएंगे ना वो तो यार किसी की बस की बात नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे कौन कौन से एंटोनियम सिनोनियम्स पूछे गए थे। मतलब जहाँ तक मुझे पता है कि 5-6 पूछ लेते हैं। तो एक पूछा था मेरे से कैंडिड, तो कैंडिड का मुझे तो मतलब पता था कि क्लियर होता है, ये सिनोनियम पूछा था। एंड उसके बाद पूछा था हमसे हार्बिंगर, HARBINGER, हार्बिंगर। तो इसका मेरा मतलब तो कैसे सही हो गया, जब मैंने अपना वहाँ पे देखा, गूगल पे सर्च किया तो फोर रनर इसका आंसर था, तो वो भी सही हो गया मेरा। फिर उसके बाद एक मेल्ट पूछा था, MELD, मेल्ड, वेल्ड नहीं, WELD वाला वेल्ड नहीं, MELD वाला मेल्ड। तो एक ये पूछा था। एंड उसके बाद और तो अभी मुझे माइंड में याद नहीं आ रहा। तो ये दो और पूछे थे, तो दो और तो याद नहीं आ रहे, बस अभी फिलहाल के लिए 3 ही याद आ रहे हैं। तो कहने का मतलब यार वो मुश्किल होते हैं। अगर 50-50% होता है कि आपका सही हो जाए ना सही हो जाए। बाकी यार इतना ईजी होता है ना पेपर, मतलब एक पैराग्राफ आता है, एक पैराग्राफ इतना ज़्यादा इजी होता है ना, जैसे अपने सेकंड या थर्ड क्लास में पढ़ाओ वो वाली सीन है। एंड जो सेकंड पैराग्राफ होता है वो ऐसे है कि जैसे अपने 12th क्लास का पढ़ाओ। तो बस पैराग्राफ का ऐसे 5-5 क्वेश्चन आते हैं, इजी पीजी होते हैं। एंड उसके बाद आपको आएगा एक एक यार एक टाइप के क्वेश्चंस बहुत मिलते हैं वहाँ पे यार, जो मतलब स्टेटमेंट्स होती हैं, जम्बल्ड करके स्टेटमेंट्स होती हैं और उसको आपको सही पैटर्न में अरेंज करना होता है, जैसे ACBD ऐसे करके या ADCA ऐसे करके अरेंज करना होता है। तो वो क्वेश्चंस काफ़ी होते हैं, वो डिफिकल्ट भी होते हैं थोड़े से। एंड उसके बाद ये तो इंग्लिश का पार्ट था। एंड जो मतलब मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट है, उस पे आपको इतने ज़्यादा इजी क्वेश्चंस मिलेंगे ना, आपको कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लगता है कि यार जैसे ना 3rd 4th क्लास वाला बच्चा भी कर लेगा, मतलब इतने ज़्यादा इजी होते हैं। जैसे वो उन्होंने लिखा हुआ था 16, 20, 24, 28 एंड देन नेक्स्ट वर्ड बताना था, तो यार 4 4 का डिफरेंस है, तो आराम से 32 पुट कर देंगे ना। बट यार ये कहने को इजी पीजी है कि यार मतलब कि टॉयलर में मतलब इतने इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट मैं आपको लिटरली बताऊं तो 80 में से एवरेज बच्चों के 40 या मतलब 45 मार्क्स ही आते होंगे। मतलब वो तो वो मुझे ये सब कुछ याद है ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका ये आंसर है या ये आंसर है, मतलब इतना ईजी है। बट काफ़ी ऐसे हैं जो जैसे जंबल वर्ड्स हैं जो नहीं आते होंगे, जब बहुत गलत हो गए होंगे। ऐसे है कि ऐसे नहीं आप कह सकते कि बहुत इजी पेपर हो गया। 40 मार्क्स मतलब हाफ आना, 80 में से हाफ आना मतलब डिफिकल्ट है, पेपर तो डिफिकल्ट है। वो तो मैं ऐसे थोड़ा सा आपको हाई फाई करके बता दिया। उसके बाद इसके बाद ना कई बार पहले भी हो जाता है जहाँ बाद में भी हो जाता है, जिसको हम पैट टेस्ट कहते हैं, मतलब साइकोलॉजी असेसमेंट टेस्ट। यार ये तो मतलब ऐसे लगता है कोई गेम है, मतलब गेम इन द सेंस कि यार 10 सेकंड में आपको एक आंसर देना है। एंड उसमें क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि भाई आपको टीम वर्क अच्छा लगता है या आप लोनली आंसर देना चाहते हो, मतलब आप लोनली काम करना चाहते हो। तो उसमें जैसे ऑप्शंस होती हैं, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री। तो ऐसे करके 5 ऑप्शंस होती हैं। तो फिर आपको पूछ लेते हैं कि आप लाइट हार्टेड हो, मतलब आप नाजुक दिल के हो या नहीं। तो उसमें पूछ लेते हैं स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री। तो ऐसे करके आप बहुत सारी ऑप्शंस होती है, पता नहीं क्या क्या पूछ लेते हैं। उसमें मतलब एक दो ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं कि मतलब आप कितने ज़्यादा कैपेबल हो, मतलब वो पूछ लेते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट बंदे हो, मतलब आपको दुनिया काफ़ी स्मार्ट समझती है या नहीं, या आपको लगता है कि नहीं आप काफ़ी डिप्रेसिव हो, इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो। ऐसे करके यार आप अपने रिलेटेड भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो मतलब आराम से आप अपना जैसे जैसे आपको लगता है वैसे वैसे आंसर देते जाओ। ऐसा खास कुछ वो है नहीं कि यार उसके बेसिस पे आपको जज करेंगे, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा ना इंटरव्यू में क्या क्या होता है क्या नहीं, मतलब कितनी इसकी पैट की इंपॉर्टेंस है या नहीं है। एंड आई गेस मुझे तो शायद कुछ भी नहीं लगी, आपको वैसे पहले बता देता हूँ, मुझे तो कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं लगी इसकी।
एंड बाकी आप पे है यार, मतलब देना तो अपना नॉर्मल जो आपको पता है वही आंसर देना होता है। चलो, तो पैट का भी हो गया, तो इसके बाद हम चलते हैं फिर। हमें बुला लिया गया भाई इंटरव्यू के लिए। तो आगे इंटरव्यू वाला पार्ट यार, जिसको सबको बेसब्री से इंतजार था। तो इंटरव्यू में चलो अभी लाइन में बैठ जाते हैं। ऐसे होता है कि वो मेन बिल्डिंग होती है ना जहाँ पर हमारी इंटरव्यू होनी होती है, तो वहाँ पर ना काफ़ी सारी चेयर्स लगी होती हैं, मतलब कम से कम 10-20 चेयर्स लगी होती हैं। तो उस पे सभी बच्चे आके बैठ जाते हैं एक एक चेयर पे। तो चेयर्स कुछ ऐसे अरेंज होती है, जैसे लेट्स सपोज कि ऐसे करके अरेंज होती हैं। तो एक बच्चा जैसे यहाँ पर बैठा, फिर यहाँ पर बैठा, फिर यहाँ पर, ये ऐसे ऐसे। और इस जो ये वाली चेयर है ना, तो इसके आगे वाले सामने एक डोर होगा जिसको वो उठ के जाएगा, मतलब कि अंदर। तो जैसे वो चला जाता है बच्चा, तो इस वाला चेयर वाला वो इधर शिफ्ट हो जाता है, ये इधर शिफ्ट हो जाता है, ये इधर शिफ्ट हो जाता है, ऐसे करके बस चलता रहता है। तो अब मैं एक आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ भाई। ऐसा है कि इंटरव्यू ना वेरिएबल होता है, मतलब कि इतना ज़्यादा वेरिएबल है ना, कईयों से तो 5-5 मिनट की भी इंटरव्यू चलती है, कईयों से मतलब 1.5 मिनट की इंटरव्यू चलती है, कईयों से 10 मिनट की इंटरव्यू चलती है। क्योंकि डिपेंड करता है ना कि वो किस दिन ले रहे हैं इंटरव्यू, कौन सा डे है, कौन सा बैच है। ऐसा था कि ना हम तो काफ़ी एंड पे गए थे, मतलब हमारा लास्ट डे था। हम 2 सितंबर को था हमारा इंटरव्यू का पार्ट। तो हमारा लास्ट डे था। तो ऐसे हो जाता है ना कि थोड़ा सा एग्जॉस्टेड भी हो जाते हैं, मतलब कि इतने 26 डेट से चला है ये प्रोसेस, मतलब 26 से लेकर 2 सितंबर तक तो डेली इंटरव्यू लेना। तो वो ऐसे हो जाता है कि, और वैसे भी हमारी ना इंटरव्यू का जो टाइम था ना, वो रात के 6 बजे का था, शाम के, मतलब शाम के 6 बजे का था। तो इसलिए जो हमारे, ऐसा नहीं कि मेरे से ही, मतलब जितने भी बच्चे हैं हमारे बैच के उस दिन के, सभी से मतलब 1.5 मिनट की ही, मतलब ऑन एन एवरेज इंटरव्यू रही थी। उसमें मतलब ऐसा नहीं कि किसी से 5 मिनट पूछ लिया, ऐसा कुछ नहीं था। वो ऐसा है कि कईयों से, मतलब कि जो पहले के दिनों के बच्चे हैं, तो उनसे 5-5 मिनट का भी रिलैक्स होकर भी, क्योंकि उस दिन कम बच्चे थे हमारे डे पे, काफ़ी बच्चे आए थे, तो उनको हैंडल करना काफ़ी मुश्किल था। तो हमसे सिर्फ 1.5 मिनट की इंटरव्यू पूछी गई। तो मैं बता देता हूँ कि यार 1.5 इंटरव्यू में क्या हुआ, 1.5 मिनट की इंटरव्यू में क्या हुआ। तो उस पे ऐसा था कि सबसे पहले मुझे, जैसे मुझे बुलाया, तो नर्वस तो बहुत हो गया था, बट चेहरे से इतना शो होने नहीं दिया भाई यार, मार्क्स थोड़ा ना कटवाने हैं। तो उसके बाद चलो एंटर किए। सामने मैम थे, मुझे सबसे पहले तो मैम ही दिख रहे, सब कुछ ब्लर ब्लर था। तो मैम दिखे, तो मैम ने कहा कि ओके, मैंने कहा मे आई सिट मैम। तो मैम कहते कि यस श्योर, प्लीज़। मैम कहते कि प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन 1 मिनट। ओके। तो मैंने अपना बता दिया यार कि मैं, मेरा नाम ये है, मैं स्कूल से मैंने पास आउट किया है। ओके, मैंने नीट में इतने स्कोर किया है, एंड मेरी इतनी सिस्टर्स हैं, मेरे पापा ये काम करते हैं, मेरे मम्मा ये काम करते हैं, ये सब कुछ बता दिया। ओके। देन उन्होंने कहा, फिर एक साइड वाले सर थे, तो उन्होंने पूछा मेरे से कि गुरप्रीत व्हाट इज़ योर हॉबी। तो उन्होंने पूछा गुरप्रीत व्हाट इज़ योर हॉबी। तो आई सेड कि यार मैं तो बहुत ना, इसमें थोड़ा सा मेरा गलती हो गई, मैं ना काफ़ी खुशी खुशी ना मैंने बोल दिया कि सर, मतलब बैडमिंटन बहुत अच्छा लगता है, एंड एथलेटिक्स मेरी गेम है। तो चलो भाई, फंस गया इसमें यार, मतलब मुझे नहीं पता था। उसमें सबसे पहले मेरे से ये क्वेश्चन पूछ लिया कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रिप्स इन बैडमिंटन। तो अरे बाबा, मैं तो यार शॉक्ड हो गया, ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया यार। मतलब मैंने तो मतलब जस्ट ऐसे खेलता हूँ यार, मतलब अच्छा लगता है बैडमिंटन खेलना, तो ऐसा कुछ नहीं पता था कि यार ऐसा कुछ डीप क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो मैंने बोल दिया सॉरी सर, आई डोंट नो, आई विल लेटर। तो मैंने सिंपल बोल दिया कि सॉरी सर, आई डोंट नो, एंड लेटर आई विल चेक इट। तो ओके। फिर उसके बाद एक नेक्स्ट सर पूछते हैं, कहते हैं कि इंडिया के फेमस एथलेटिक्स में नहीं, फिर जो दूसरे सर पूछते हैं कि एथलेटिक्स में कौन सी गेम अच्छी लगती है। तो मैंने कहा कि सर लॉन्ग जंप, कि लॉन्ग जंप मुझे अच्छा लगता है। तो उन्होंने पूछ लिया भाई कि लॉन्ग जंप में अपने इंडिया का फेमस प्लेयर कौन सा है। तो भाई मुझे इंडिया का तो नहीं पता था, मुझे वैसे वर्ल्ड का पता था, इंडिया का नहीं पता था। तो इंडिया का भी मैं फंस गया यार वहाँ पे। एंड तब तो फिर मैंने उनको बोल दिया सॉरी सर, आई डोंट नो। एंड उसके बाद चलो फिर एक बैडमिंटन का क्वेश्चन फिर पूछा एक सर ने, कहते कि इंडिया के फेमस प्लेयर बताओ बैडमिंटन के, एंड कुछ मतलब अदर कंट्रीज के भी बताओ। तो वहाँ पर मैंने बता दिया कि ऐसे सात्विक चिराग हैं, ये मतलब इनकी जोड़ी है, एंड रानिका रेड्डी। एंड एक बता दिया मैंने कि अपना लक्ष्य सेन, एंड फिर साइना नेहवाल एंड पीवी सिंधु एंड ऑल ऑफ दिस। एंड कुछ मैंने बाहर के भी बता दिए, विक्टर एक्सेल्सन था, तो ऐसे जॉर्डन क्रिस्टे थी। तो ये सब कुछ बता दिया मैंने, तो चलो एक हो गया। फिर उसके बाद यार इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा, एक डिफरेंट सर थे, तो यार बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया। उन्होंने पूछा ओके गुरप्रीत, सो टेल मी हाउ मैनी कंट्रीज इन अफ्रीका। भाई मैं कह रहा हूँ ये यार, ये मेरे साथ ही ऐसे होना था क्या। तो
फिर मैंने सोचा कि यार मतलब ऐसे तुक्का भी नहीं मारूँगा यार, बहुत गलत हो जाएगा। फिर मैंने फिर उनको बोल दिया सॉरी सर आई डोंट नो, क्योंकि यार मतलब ऐसे होता ना कि अगर वो ये भी पूछ लेते कि कुछ कंट्रीज़ के नाम बता दो अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स के, तो तब भी मैं बता देता। बट उन्होंने पूछा कि हाउ मैनी, मतलब एग्ज़ैक्टली वो नंबर पूछना चाहते थे। तो यार ये तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया। मैंने तो सोचा ही नहीं था, ना ही मैं ऐसा कुछ प्रिपेयर किया था। तो इस तरह से ना यार बस मेरा इंटरव्यू काफ़ी बेकार चला गया। मतलब आप कुछ ऐसे समझ लो यार, जिसमें यार अगर उन्होंने 5 क्वेश्चन पूछे हैं तो उसमें अगर 3 मैं नहीं आंसर दे पा रहा, तो डेफ़िनेटली यार इंटरव्यू तो बहुत ख़राब गया ना। तो यही मेन रीज़न है यार, जिसमें मेरा जो रिज़ल्ट आया है तो उसमें मैं ना वेटिंग लिस्ट में आया हूँ। वेटिंग लिस्ट पे मेरा 63rd नंबर पे, रैंक पे मेरा नाम है, तो 63 पर है। तो बस यही एक मेन कारण है। अगर यार ये कुछ ऐसे 1-2 डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, या मैं कुछ अपना हॉबी कुछ और बता देता ना, जिसमें जहाँ फिर मैं कुछ ऐसे बताता कि जो जिसके लिए मैं प्रिपेयर भी हूँ, कि मुझे उसके बारे में काफ़ी डीप में पता है, तो ये मुझे नहीं पता था बिल्कुल भी। तो मैंने गलती कर दी, तो उसी के कारण अब मुझे ये गलती भुगतनी पड़ रही है भाई। तो चलो कोई बात नहीं यार, सीखने को मिला है, सीख कर ही आए हैं वहाँ से बहुत कुछ। तो बट आपको ये बता रहा हूँ कि आप ऐसी गलती मत करना अगर आप नेक्स्ट टाइम जा रहे हो। तो डेफिनेटली जो आप हॉबीज़ वगैरह, क्योंकि हॉबीज़ उन्होंने पूछनी है, ये तो उनका काम है, मेन मेन क्वेश्चन है भाई। अगर हॉबीज़ उन्होंने पूछी है ना, तो उसके लिए आप प्रिपेयर होकर रहो, डीप डीप तक आप पूरे अंदर से उसकी पूरी नॉलेज लेकर जाओ उस हॉबी की। तो चलो इसके साथ ही मैं काफ़ी कमेंट बॉक्स में मुझे एक लड़की ने भी पूछा था कि भैया मतलब जिनकी सिलेक्शन हुई है तो उनसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे, तो उनका भी बता दो। हाँ, तो मेरे बैच में मतलब 2-3 बच्चों की सिलेक्शन हुई है, मतलब मेरे ही दोस्त थे, मेरे पंजाब के ही थे। तो उनसे भी काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछे थे, बट उन्होंने जो पूछे थे ना, लेट्स सपोज़ उनसे भी 5 क्वेश्चन ही पूछे थे, उनकी भी 1.5 मिनट की ही इंटरव्यू थी। ऐसा नहीं था कि उनकी कुछ 5 मिनट की इंटरव्यू होगी, उनकी भी 1.5 या 2 मिनट की इंटरव्यू थी। बट उसमें था कि उन्होंने जितने क्वेश्चन के आंसर बताए, उसमें से बस 1 या 1 का ही आंसर नहीं बता पाए, मतलब ऐसा था। जैसे मेरे एक दोस्त से पूछा जिसकी सिलेक्शन हो गई है, मैं उसको बता रहा हूँ, कि उससे पूछा था कि मतलब कि गांधी जी का आश्रम कहाँ था? तो उस टाइम उसको नहीं याद आ रहा था, बट जैसे वो वहाँ से बाहर आया तो उसको याद आ गया कि यार ऐसे इसका आंसर था। बट उस टाइम नहीं उसको पता था, तो उसने बोल दिया कि सॉरी सर आई डोंट नो। तो एक लड़के से पूछा था कि भाई, वो जलंधर का रहने वाला था, तो उससे पूछा कि भाई तुम्हारे जलंधर में कोई महल है, तो वो कौन सा महल है, उसका क्या नाम है? अब उसको भी, लड़के को नहीं पता था कि भाई यार कौन सा महल है। बाकी मतलब बाकी इन सभी ने बाकी क्वेश्चंस के आंसर दे रखे थे। बाकी जैसे उनसे क्वेश्चन पूछे थे, एक वो लड़का था उसने ओलंपियाड क्लियर कर रखा था, तो उससे पूछा था, उसने कोई बुक रिकमेंड की होगी कि मैंने ये बुक पढ़ी हुई है। तो उस लड़के को पूछा गया कि हाउ मैनी पेजेस इन दैट बुक। तो उस बच्चे ने बता दिया कि यार इतने पेजेस थे उस मतलब बुक में। एंड जो एक दूसरा लड़का था उससे ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि कीनिया की कैपिटल कौन सी है, तो उसको ये वो पता थी क्योंकि वो वहाँ पर घूमने गया हुआ था, मतलब वो समर वेकेशन में ना, फॉर्चुनेटली वो वहाँ पर घूमने गया हुआ था कीनिया, तो उसको पता था कि कीनिया की कैपिटल कौन सी है। तो मतलब यही है कि जिनकी सिलेक्शन होती है उनकी इंटरव्यू काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाती है भाई। एक ही क्वेश्चन उनका, मतलब उन्होंने एक ही मैक्सिमम 5 क्वेश्चन में से एक ही क्वेश्चन था जो उनको नहीं आता था, बाकी सब उन्होंने बता दिए। तो ऐसे करके एक और दोस्त है भाई, उसका भी अभी फाइनली सिलेक्शन हो गया, वेटिंग लिस्ट में नाम था बट हो गया है उसका भी। क्योंकि उसका पूछा था कि उसकी स्टेट का, उड़ीसा का था, तो उसकी स्टेट का उनको सीएम पूछा था। तो भाई वो बंदा सीएम नहीं बता पाया, मतलब कि उस स्टेट का सीएम कौन सा है। अब दिखने में तो लगता है कि यार इसकी सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए, बट यार उसको वो खुद कह रहा था कि यार गुरप्रीत भैया मेरा तो मुझे लगता है मेरी सिलेक्शन नहीं होगी। बट देखो उसकी अब फाइनली हो गई है, उसका वेटिंग लिस्ट में 16 नंबर था, 16 तो अभी उसकी फाइनली सिलेक्शन हो गई है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके मतलब एक एक क्वेश्चन ना आता हो तो चल जाता है, बाकी यार मैक्सिमम 5 में से 4 तो आपको सही देने ही पड़ते हैं, फिर ही आपकी सिलेक्शन होगी। बाकी यार ये कहने की बातें हैं, मतलब कि आपको सीधा बैठना है, ये बैठना मतलब वो आप सीधा ही बैठे होते हो, ऑब्वियस सी बात है यार। मतलब सामने 6 लोग होते हैं, 6 बड़े-बड़े ऑफिसर्स होते हैं, तो नॉर्मल है, क्योंकि आप गेट से एंटर किए, 2 कदम चले और कुर्सी पे बैठ के बस आपकी 1.5 मिनट की इंटरव्यू हुई एंड 5-6 क्वेश्चन पूछे, आपको पता भी नहीं लगा कि अभी क्या हुआ, क्या नहीं, आप बस बोल के चले गए। तो बस यार इंटरव्यू तो में यही था जितना मैं आपको बता पाया हूँ। जो आपको मेन बात याद रखनी है वो यही है कि प्लीज़ प्रिपेयर होकर जाना, कि अगर आप हॉबीज़ वहाँ पर बताने वाले हो ना, तो वो ज़रूर आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। हाँ, एक दोस्त और था, तो उसको ना उसकी इंटरव्यू काफ़ी अच्छी हुई थी, मतलब बहुत फिनोमिनल थी। वो कहता कि भाई मैं एंटर किया और मुझसे पूछा माई सेल्फ, तो वो कहता मैंने बहुत आसान से अपने आसानी तरीके से माई सेल्फ बता दिया। फिर वो कहता कि मेरी हॉबी पूछी गई, तो वो यार बहुत अच्छा एक ना आर्टिस्ट है, मतलब कि पेंटिंग्स बनाता है, बहुत अच्छी पोर्ट्रेट्स बनाता है। तो भाई ने अपनी पेंटिंग साथ में लेकर गया था, अंदर फाइल लेकर गया था। तो पेंटिंग्स उसने दिखाई टीचर्स को, मतलब ऑफिसर्स को।
तो भाई वो तो चकाचौंध रह गए भाई यार इस बच्चे की पेंटिंग्स देख के, तो बहुत शानदार थी। तो उसको ना उसकी स्पेशल क्लिप्स ली गई, मतलब क्लिक्स फोटोग्राफ्स ली गई उसकी पेंटिंग्स की, उसके साथ पकड़ के, हाथ में पकड़ के, तो पेंटिंग्स को। तो भाई उसके बाद उसको कह दिया कि नाउ यू कैन गो। तो भाई वो सोच रहा है कि यार मतलब मेरी इंटरव्यू तो बहुत अच्छी गई, मतलब यार ऑब्वियसली बात है ना कि ऑफिसर्स इंप्रेस हुए हैं यार, फोटोग्राफ्स खींची हैं, तो उस बंदे की तो यार इंटरव्यू काफ़ी अच्छी गई थी। बट यार आपको मैं बता देता हूँ कि यार उस बंदे का वेटिंग लिस्ट में भी नाम काफ़ी पीछे आया है। मतलब मैं सच्ची शॉक्ड हूँ कि यार इतनी अच्छी इंटरव्यू होने के बावजूद भी उस बंदे का वेटिंग लिस्ट में भी बहुत पीछे नाम है। तो हो सकता है उसकी टॉयलेट एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा ना गया हो, मतलब काफ़ी बुरा गया हो, क्योंकि वो शायद मुझे कह रहा था कि यार उसका एग्ज़ाम, टॉयलर एग्ज़ाम थोड़ा काफ़ी उसके लिए डिफ़िकल्ट हो गया। तो ऐसा है भाई यार, मतलब हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई इंटरव्यू बहुत अच्छी जानी चाहिए तभी आपकी सिलेक्शन हो सकती है। आप ये भी नहीं कह सकते कि भाई टॉयलर एग्ज़ाम बहुत अच्छा होना चाहिए तभी आपकी सिलेक्शन हो सकती है। तो सब कुछ ही अल्टीमेटली तो आपका सब कुछ ही अच्छा होना चाहिए। तो इंटरव्यू के लिए तो बस यार इतना ही था। हाँ, बस ये बता देता हूँ कि जैसे आपकी अगर आपके पास ड्राइंग वगैरह है ना, तो आप फाइल लेकर जा सकते हो। अदरवाइज़ आपको खाली हाथ ही अंदर जाना होता है। मतलब ऐसे कुछ हाथ में लेकर नहीं जाना होता कुछ भी। बस अगर आपके पास पेंटिंग्स वगैरह हैं तभी आप, अगर कुछ आपको उनको शो आउट करना चाहते हो तभी बस। तो उस दिन जब हमने रात को लीव करना होता है, मतलब एएफएमसी को फर्स्ट डे हमें छोड़कर जाना होता है अपने अपने वापस जहाँ पर भी हमने होटल वगैरह ले रखी हैं। तो वो हमें कमांडर्स कहते हैं कि बेटा आपको कल फिर फास्टिंग करके आना है 8 आवर्स की, एंड उस पे आपको आपका ब्लैडर जो है ना फिल होना चाहिए, पूरा प्रेशर से होना चाहिए, भरा होना चाहिए। तो चलो हम नेक्स्ट डे आते हैं। तो भाई फर्स्ट डे हमारे पहले क्या होता है कि सबसे पहले हमारा आई टेस्ट होता है। अब भाई तारो भाई तो यार काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में था यार, आई टेस्ट है, हमें तो चश्मा भी नहीं लगा, तो कहाँ मतलब इसमें कहाँ हम अनफिट होंगे। तो भाई थोड़ा सुनो ध्यान से क्या होता है मेरे साथ। तो ना फर्स्ट जब वो आई टेस्ट होता है ना, तो आई टेस्ट में सबसे पहले सिंपल जो, जब हम आई चेकअप करवाते हैं तो एक मशीन के साथ हमारी आइज़ नहीं चेक करते, तो पहले वो मशीन से के साथ होता है चेक, एंड देन फिर इशारा टेस्ट होता है। एंड उसके बाद फिर हमारे जो चश्मा चेक करने के लिए जो, मतलब कितने नंबर का चश्मा लगा होता है, तो उसके लिए हम दूर से आई साइट वगैरह चेक करते हैं ना, नंबर पढ़ के भी A B C लिखा है या CD कितना लिखा है क्या लिखा है, फिर वो होता है। तीनों तो बहुत आराम से क्लियर कर ले भाई मैंने, क्योंकि चश्मा तो लगाया नहीं था। एंड दूसरी बात बता देता हूँ कि जिनका यार एक डाउट होता है कि जिनका यार 3 नंबर का, मतलब 3 नंबर है आई साइड का या 3.5 है, तो उनको डिस्क्वालीफाई तो नहीं करते, मतलब अनफिट तो नहीं करते भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा साथ वाला दोस्त था जो भी मेडिकली फिट है और सिलेक्ट भी हो चुका है वो, भाई उसका 3.5 का ही, 3.5 ही नंबर था। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर 3.5 से पीछे होगा ना तो फिर जाकर आप मतलब बाहर निकलोगे। तो भाई मेरा ना बाद में एक फोर्थ स्टेप होता है, 4 तरह की इंटरव्यू, 4 तरह के मतलब टेस्ट होते हैं। तो फोर्थ टेस्ट है जिसमें फिर एक मशीन के साथ हमारी आई का पूरा अच्छे से स्कैन होता है। तो मेरा ना स्कैन कर रहे थे, तो मेरा उन्होंने कहा था कि गुरप्रीत आपकी ना आइज़ नहीं, मतलब सही से हमें दिख नहीं रहा कि आपने अभी आपकी लाल लाल दिख रही हैं आइज़, आपने क्या अभी रब किया था क्या अपनी आइज़ को। तो मैंने कहा, फिर मैंने कह दिया कि हाँ सर किया था। तो फिर कहते कि आप बाहर वेट कीजिए एंड आपको बाद में बुलाते हैं। तो भाई मेरे बैच में 50 स्टूडेंट्स है, तो सभी का आई क्लियर हो गया था, एंड मुझे बाहर खड़ा कर दिया भाई। एंड वो सब चले गए नेक्स्ट टेस्ट अपना करने, ENT का मतलब ईयर का, और मैं खड़ा रह गया वहाँ पे। और 1 घंटा मुझे वेट करनी पड़ी क्योंकि दूसरे बैचेस कब करने लगे, मुझे वेटिंग पे डाल दिया। तो चलो उसके बाद 1 घंटे बाद मुझे फिर बुलाया गया, एंड मैंने तब तक अपना आइज़ वगैरह धोकर अच्छे से आ गया। एंड फिर चेक किया, तो उन्होंने ना चेक करके पता मुझे क्या कहा, कहते कि गुरप्रीत अकॉर्डिंग टू अवर गाइडलाइंस यू आर मेडिकली अनफिट। मतलब अभी वैसा वाला अनफिट नहीं था कि आपको पूरा, मतलब अभी तो फर्स्ट टेस्ट था, तो वो जस्ट मुझे वैसे बता रहे थे बातचीत करते ही कि गुरप्रीत यार ये तुम्हारा ना आइज़ में ना वाइट स्पॉट्स आ रहे हैं। तो ये उन्होंने मुझे उसकी फ़ोटोग्राफ भी दिखाई। तो मैंने कहा यार सच्ची, ओ माय गॉड, ये कैसे, मतलब मैं तो चेकअप भी करवाता रहता हूँ अपना, ऐसे तो आज तक कभी प्रॉब्लम दिखी नहीं कोई। और भाई तब तो मैं पूरा नम सा हो गया भाई, ऐसे सुन सा हो गया अभी यार, ये तो मुझे लगता है फर्स्ट टेस्ट में मैं अनफिट हो गया। तो फिर ना सर कहते कि चलो हम ना एक और बड़े डॉक्टर को रेफ़र कर लेते हैं, तुम्हारा स्कैन भेज देते हैं, अगर उन्होंने अनफिट कह दिया तो फिर बेटा यू आर अनफिट, हम कुछ नहीं कर सकते। तो चलो मैं भगवान से दुआ करने लगा, हे भगवान प्लीज़ यार फिट कर देना, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो फिर आधा घंटा फिर मुझे वेट करनी पड़ी, और फिर वो सर ने कहा कि इस बच्चे के ना दोबारा से टेस्ट करो, जो बड़े वाले डॉक्टर जिनको सेंड किया था मेरी क्लिप। तो मेरे फिर से दोबारा से टेस्ट हुए, एंड फिर वाइट स्पॉट आया भाई। एंड वो सर ने फिर उनको सेंड किया अपना, मतलब जो स्कैन था मेरा। एंड जब स्कैन सेंड कर दिया तो उसके बाद उन्होंने फिर कहा कि ऐसे करो, इस बच्चे के अगर बाकी सारे टेस्ट आई के, मतलब आई के जो बाकी सारे 3-4 टेस्ट हैं, अगर वो सही हैं तो इसको फिट डिक्लेयर कर दो, क्योंकि ज़्यादा कोई बड़ा इशू नहीं है। एंड अगर उसमें भी प्रॉब्लम है तो इसको अनफिट डिक्लेयर कर दो। तो
फॉर्चुनेटली भाई वो मेरे सारे टेस्ट बाकी ठीक थे, तो मुझे फाइनली 2 घंटे के बाद मतलब सर ने कह दिया कि नाउ यू कैन गो, अपने बाकी टेस्ट करो, इसमें तुम ठीक हो। मतलब वैसे ऐसे किसी को बताते नहीं होते कि भाई मान लो तुम्हारा आई टेस्ट हुआ फिर ईएनटी हुआ तो आप बता देंगे कि बेटा यू आर अनफिट या फिट। वैसे उन्होंने पता नहीं क्यों मुझे बता दिया, मतलब ऐसे जनरल टॉक के कारण कि बस उनसे बातचीत कर रहा था तो वैसे बता दिया था उन्होंने मुझे। तो भाई चलो फिर फाइनली यार थैंक गॉड करके भाई निकला वहाँ से। शुक्र है भाई यार, मैं जिसमें सबसे ज़्यादा और वो ओवर कॉन्फिडेंस था ना, तो भाई उसी में सबसे ज़्यादा मैं डर गया भाई। एंड देन फिर तो मैं हर जितने भी टेस्ट होते ना सब में कहूँ माई गॉड भाई, वाहिगुरु वाहिगुरु ऐसे करके कुछ भी अपने गॉड का नाम बोलता था। तो फिर हमारा ईएनटी टेस्ट हुआ भाई। तो हम ईएनटी टेस्ट के लिए पता क्या होता है, वो सबसे पहले तो भाई कान यहाँ पे एक पर्ची रख देंगे और स्क्रैच करेंगे। इतना ज़्यादा नॉमिनल्स है ना भाई, मतलब एक तो ऑलरेडी बिल्डिंग होती है तो उसमें कॉरिडोर में आप खड़े होते हो, वो थोड़ा सा फुसफुसाते भी है ना तो अच्छे से क्लियरली सुन जाता है भाई। कुछ नहीं है, अगर आपको अच्छे से सुनता है ना सब कुछ तो नॉर्मल है, क्योंकि वो पहले तो खुद ही वो इतना एको करती है ना साउंड कि आराम से सुन जाता है। और उसमें आपको, अब आपको बता देता हूँ, उसमें आपको कोई वर्ड नहीं बोलेंगे कि जैसे कोई ऐसे नहीं बोलेंगे कि गुरप्रीत यू आर, है ना, गुड या यू आर, है ना, दैट इज, तो ऐसे कुछ नहीं बोलेंगे। तो उसमें ऐसे कुछ नहीं बोलेंगे कि गुरप्रीत यू आर, है ना, गुड पर्सन, ऐसे कुछ नहीं बोलेंगे। उसमें बोलेंगे सिर्फ एक कोड वर्ड बोलेंगे, कोड वर्ड इन द सेंस कि 2 डिजिट्स का कुछ भी बोलेंगे नंबर, जैसे 92, 67, ऐसे करके 37, ऐसे करके 52, ऐसे करके नंबर ही बोलेंगे। तो पहले प्री माइंड ही रखना कि भाई नंबर ही बोलेंगे, तो उससे और भी आपको अच्छे से सुन जाएंगे। वैसे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आराम से सुनते हैं भाई। फिर उसके बाद आपके ईयर में वही वैक्स वगैरह बहुत ज़रूरी होती है। वैक्स के लिए तो इनफैक्ट वो भी आपको एक दिन पहले खुद इतना ज़्यादा फोर्स करेंगे ना, बेटा प्लीज़ वैक्स कर लो, वैक्स कर लो। हालांकि वैक्स एक बच्चे ने फिर भी नहीं की थी, उसकी हुई नहीं थी वैक्स, और उसको अनफिट डिक्लेयर कर दिया। अब ऐसा इशू नहीं है कि भाई वो अनफिट हो गया तो भाई अब तो मेडिकली अनफिट ही है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है उसको वैक्स के कारण, क्योंकि अब उनको ना, उन्होंने ये ड्रम देखना होता है कि उसमें कोई परफोरेशन तो नहीं है, तो इसीलिए वो अब वैक्स है। तो भाई फिलहाल तो वो यही लिखेंगे ना कि आप अनफिट हो। तो जब अपील करेंगे तो उसके बाद जब आप दोबारा से अपना ईयर वैक्स करवा कर आओगे तो फिर आपको फिट कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, कोई इशू नहीं है। वैसे उस बच्चे को अनफिट कर दिया था। और नेजल सेप्टम वगैरह आपका सब कुछ अच्छा होना चाहिए, उसमें कुछ परफोरेशन उसमें भी नहीं होनी चाहिए। तो ईएनटी भी हो गया भाई क्लियर। देन ईएनटी में भी किसी बच्चे को इशू नहीं आया, बस ईयर वैक्स का इशू होता है, वो आप करवा कर चले जाना प्लीज़, डॉक्टर से करवाना है ईयर वैक्स, ठीक है। एक हफ्ता भी करवा लेना तब भी बहुत है, मतलब जिस दिन मेडिकल टेस्ट होगा ना उससे एक हफ्ता भी पहले ईयर वैक्स कराओगे ना तब भी बहुत है, तब भी कुछ नहीं, प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद हमें चले जाते हैं भाई अल्ट्रासाउंड के लिए। यूसीजी एब्डोमेन का होना होता है, तो उसमें आपका ब्लैडर फिल होना चाहिए। तो चलो उसमें सब कुछ यही आपका देखते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड वगैरह ठीक है, लीवर लीवर तो नहीं, लीवर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल साइज़ है। फिर स्प्लीन देखते हैं, किडनी देखते हैं उसमें कोई स्टोन तो नहीं है, तो वो भी हो जाता है। अगर आप चेक कर लेना ना बस एक बार अपने, अगर आपको अब लिटरली आप जाना चाहते हो एफएमसी, तो आप प्लीज़ एक बार ऐसे ना पहले करवा कर जाना ये सब कुछ, अपना एब्डोमेन का कोई भी अल्ट्रासाउंड वगैरह, कि आपको पहले क्लैरिटी हो जाए कि अगर कोई पथरी वथरी हो तो, या मतलब अगर स्टोन वगैरह हो तो आप उसके लिए कोई मेडिसिन वगैरह यूज़ करके आप ठीक हो सको। तो एब्डोमेन टेस्ट के बाद चलो फिर हम ब्रेकफास्ट करने चले जाते हैं। फिर वही बॉक्स मिलता है, उसमें सैंडविच वगैरह वही फ्रूटी एंड बिस्किट्स वगैरह होते हैं। एंड फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारा होता है फिर जर्नल मेडिसिन। अब जर्नल मेडिसिन में क्या होता है, सिंपल अपने कपड़े उतारो, बस कपड़ों में ये होता है कि अंडरवियर बस रहता है, बस कपड़े बाकी सब उतार देने होते हैं। उसमें सबसे पहले आपका वेट होगा, एंड वेट में ऐसा है कि भाई अगर आपका 51.9 है ना, जैसे मेरा था 51.999 था, फिर भी उन्होंने ना 51 नहीं लिखा, राउंड ऑफ करके उन्होंने 51 ही लिखना होता है, 52 नहीं बोलते। तो ऐसा है, वो लोएस्ट मतलब लोएस्ट वाला इंटीजर उठाते हैं। तो ऐसे करके फिर वेट हुआ एंड देन हाइट मेज़र की। एंड हाइट मेज़र करने के बाद सिंपल आपकी हार्ट बीट मेज़र कर ली, बस सिंपल वो नॉर्मल है, बीपी चेक कर लिया नॉर्मल है। फिर जो लोग थोड़े से मोटे होते हैं ना, तो उनसे एक दो मतलब पुशअप भी लगा कर देखते हैं कि लगा लेता है कि नहीं बच्चा, कि बिल्कुल तो नहीं काम उसका काम खराब है। तो पुशअप भी लगा लेते हैं, हमसे तो नहीं, हम तो वैसे ही नॉर्मल दिख रहे थे। तो जो मतलब काफ़ी ओवरवेट से लगते हैं अगर तो अब इसमें प्रॉब्लम आएगी काफ़ी बच्चों को भी, भाई कितना केजी ओवरवेट चल जाएगा। तो मैं आपको लिटरली बताता हूँ, एक लड़का मेरे बैच का 20 किलो केजी ओवरवेट था, फिर भी वो मेडिकली फिट है। मैं बताता हूँ इसका क्या लॉजिक है। एक लड़का 7 केजी का था, वो भी फिट है एंड वो उसकी सिलेक्शन भी हुई है। तो ये तो भाई रियलिटी है। अगर आपका ना, इसमें एक कंडीशन होती है, अगर आपका ना बीएमआई सही है ना, जहाँ आपकी वो बोन डेंसिटी चेक कर लेते हैं कि अगर आपकी वेट के अकॉर्डिंग आपकी बोन डेंसिटी अच्छी है ना, या बीएमआई आपका
नॉर्मल में आ रहा है, जहाँ मतलब कि अंडर जो रेंज होती है ना, जैसे 18 से लेकर 25 उसके बीच में आ रहा है, चाहे आप कितने भी ओवरवेट हो अकॉर्डिंग टू मेडिकल स्टैंडर्ड, हाइट के अकॉर्डिंग टू वेट से, फिर भी आपको वो मेडिकली फिट दे देते हैं। बट फर्स्ट 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 बट पहले आपको मेडिकली अनफिट ही डिक्लेयर करेंगे। जब आप अपील करोगे ना, उसके बाद आपको मेडिकली फिट करेंगे, बट कर देंगे, ये श्योर है, कर देंगे। एंड चलो, वो फिर मेडिसिन होने के बाद हम फिर रेस्ट करते हैं। एंड उसके बाद हमारा होता है जो हमारी जो ईसीजी हुई होती है ना, जो हमारी पहले दिन में, और जो ब्लड टेस्ट हुआ होता है एंड जो यूरिन टेस्ट हुआ होता है, तो उसकी एक रिपोर्ट आती है स्पेशल, एक फिर रूम में जाती है, हमें फिर वहाँ बुलाया जाता है। उसमें हमारी सारी रिपोर्ट्स होती हैं, तो वहाँ पर वो डॉक्टर चेक करता है हमारी सारी रिपोर्ट्स को कि अच्छा ब्लड टेस्ट सब कुछ सही है, ठीक है, फिर ईसीजी वगैरह सही है कि नहीं, सब कुछ वो चेक करता है। फिर नीचे बैठ के लगा कर चेक करते हैं कि बैठ कर दिखाओ नीचे, है ना, फिर जंप लगा कर दिखाओ, ऐसे करके फिर वो हमारे कान वगैरह, आइज़ वगैरह एक बारी वैसे नॉर्मल फिजियोलॉजी चेक करते हैं। तो ये चीज़ें चेक कर लेते हैं। उसके बाद अगर आपको इतना बता देता हूँ, थोड़ा सा मुझे जनरल नॉलेज ही पता लगी थी, वहाँ पर मैंने फिगर आउट किया था। वहाँ पर ना आपको फाइल होती है, फाइल पे ना 2 तरह के कलर होते हैं, 3 तरह के कलर होते हैं, आई थिंक 2 ही होते हैं वैसे, जिसमें एक पिंक कलर होगा, एक येलो कलर होगा। अगर पिंक कलर आपकी फाइल में अगर पिंक कलर लगा है ना, इट मीन्स आप मेडिकली पहले से ही फिट हो, आपको टेंशन ही नहीं है, आप फिट हो सच्ची। एंड अगर उसके बीच में अगर आपका पिंक के साथ अगर आपकी येलो स्लिप भी लगी हो ना, जैसे वो स्लिप्स होती है छोटी छोटी वाइट वाइट, जब हम नीट की तैयारी करते हैं तब भी लगाते होते हैं ना, तो अगर वो लगी है ना, तो इट मीन्स आप कहीं ना कहीं मेडिकली अनफिट हो, किसी ना किसी टेस्ट में तो आपका एरर आया है। तो भाई मेरी फाइल तो मैंने देख ली थी भाई, पूरी सही है भाई, उसमें तो पिंक वाली थी। तो मेरे काफ़ी मतलब मेरे बैच में 15 स्टूडेंट्स हैं और 13 स्टूडेंट्स की वो येलो थी, 13 स्टूडेंट्स की, तो 13 स्टूडेंट्स मेडिकली अनफिट हुए थे। एंड फर्स्ट साइट पे बाद में जब उन्होंने अपील की, तो उसमें से हमारे 15 स्टूडेंट्स में से 10 स्टूडेंट्स मेडिकली फिट हो गए। तो ये काफ़ी बड़ी हैरानी वाली बात है यार, मतलब अपील ज़रूर करनी चाहिए, उससे फिट हो जाते हैं काफ़ी बच्चे। तो उसके बाद हमारा होता है लास्ट जो टेस्ट बचा है, वो हमारा जेनेटल टेस्ट है। एंड वो सॉरी डेंटल तो भूल ही गया भाई, डेंटल बताता हूँ भाई। डेंटल में ऐसा है 30 सेकंड का टेस्ट है बस यार, आपके दांत चेक करेंगे, टोटल गिनेंगे कितने हैं, उसमें से जो मिसिंग होगा वो बता देंगे, बस जाओ, बस इतना ही है डेंटल में, इतना ही आपके दांत गिनेंगे बस यार। एंड अगर उसमें कोई आपको स्पेशल कोई पायरिया वगैरह है ना, तो वो चेक कर लेंगे कि जो ऊपर से दिख रहा हो भाई, कि हाँ बहुत सीवियर सा है, ऐसा तो मुझे पता नहीं होगा, अगर होगा तो वो चेक करवा लेना। अदरवाइज तो वो सिंपल आपकी टीथ की काउंटिंग ही करते हैं बस, और कुछ नहीं करते। 30 सेकंड में आप फ्री हो जाते हो डेंटल वाले टेस्ट में। तो लास्ट बट आपका जेनाइटल टेस्ट भाई, जेनाइटल टेस्ट में वही यार आपका सारा वो चेक करते हैं, एरिया वगैरह, जो जेनाइटल एरिया होता है उसमें कोई इशू नहीं होता, मतलब 1 मिनट में सब कुछ ऐसे देख लेते हैं कि एक, हाँ यार, एक नॉक नीज वगैरह जरूर चेक करते हैं, उसमें नॉक नीज चेक करते हैं। एंड हमारी जो एल्बोज वगैरह हैं, वो नॉक एल्बोज वगैरह हो सकती है ना, वो चेक कर लेते हैं। जैसे मुझे पता क्या कहा था, मुझे कहा था कि गुरप्रीत योर राइट क्लेविकल इज अपर देन योर लेफ्ट क्लेविकल बोन। तो फिर वो मैम ने चेक किया था, तो मैंने मैम को कहा कि मैम ये कोई इशू तो नहीं है, मतलब मेडिकली फिट तो हो जाऊंगा ना। मैंने कहते डोंट वरी, इट्स ओके, नॉर्मल है। तो फिर फाइन, बस यार ऐसे मेडिकल हो जाता है, जेनाइटल भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, नॉर्मल होता है सब कुछ। तो बस यही 5 टेस्ट होते हैं ऐसे मेन। मेडिकल वाले दिन आप जल्दी फ्री हो जाते हैं, 2-3 बजे फ्री हो जाते हो बस। जो पहले वाले दिन होता है ना, उस पर आप रात को 6-7 बज जाते हैं आराम से। तो बस यार उसके बाद रिजल्ट आना होता है कि आप मेडिकली फिट हो या नहीं। तो सब लाइन में बैठ जाते हैं, एक एक बंदे को रूम में बुलाते हैं अंदर, जिसमें वहाँ काफ़ी सारे ऑफिसर्स बैठे होते हैं। तो बट जिसने फाइल देनी है वो एक ही ऑफिसर होता है, बस वो एक ऑफिसर फाइल देता है एंड वो कहता है कि बेटा यू आर मेडिकली फिट, बस इतना बोलते हैं, कंग्रेचुलेशन यू आर मेडिकल फिट, साइन कर दो और जाओ। तो बस यार ऐसे ही था, मेरे जैसे ग्रुप में बुलाए तो 15 स्टूडेंट्स थे, तो भाई सभी मेडिकली अनफिट सभी आ रहे थे। तो पहला मैं बचा था जिसमें सभी सबसे पहले आया कि गुरप्रीत यू आर मेडिकली फिट, शुगर है। मैंने कहा वाह यार, वो फीलिंग अलग होती है भाई, अब बंदे को ना काफ़ी अच्छा लगता है कि यार एटलीस्ट मैं मेडिकली फिट तो हूँ ना यार, मतलब वो वाइब भी काफ़ी अच्छी होती है। तो फिर मेडिकली फिट हुए एंड फिर देन एक और बच्चा बाद में एक और मेडिकली फिट हुआ, तो 15 में से हम 2 ही बच्चे हुए। बाकी इशू बता देता हूँ, उस टाइम तो ना जो हमारे टेस्ट हो रहे थे, उस टाइम तो ऐसा लगता था कि भाई किसी बंदे को प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम्स आती हैं ना, जो अपेरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि वो होती हैं ब्लड टेस्ट की, किसी बच्चे को पता ही नहीं होता भाई मेरे ब्लड टेस्ट में क्या रिपोर्ट आएगी, किसी बच्चे को पता ही नहीं होता मेरे यूरिन में क्या प्रॉब्लम आएगी, किसी को ये नहीं पता होता मेरे लीवर में क्या प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो बाकी क्योंकि जो डेंटल होते हैं ये तो उसी टाइम पता लग जाता है ना बंदे को, अच्छा यार डॉक्टर ने कहा इसके पाई गया तो इट मीन्स यार ये मेडिकली अनफिट हो जाएगा। जैसे मेरा आई वाला केस था, मुझे तभी पता लग गया था अगर मैं हो जाता अनफिट तो। जैसे वो ENT वाला था, अगर उसको पता लग गया कि ईयर वैक्स नहीं थी। बट यार ये जो टेस्ट होते हैं ना, ये जो CBC वगैरह टेस्ट होते हैं, इनमें कैसे पता लगेगा, ये तो फाइनल रिपोर्ट में ही पता लगता है।
तो 15 बच्चों में से 13 बच्चों की जो अनफिट आया था उसमें से 5 बच्चे तो थे बिली रूबिन की वाली प्रॉब्लम वाले। बिली रूबिन की प्रॉब्लम थी भाई उनको। बिली रूबिन शायद ज़्यादा या कम होगा, क्या होगा मुझे नहीं पता, बट बिली रूबिन ऐसे बताया था उन्होंने, प्रॉब्लम आई हमारी। एंड 2 बच्चे ओवरवेट आए, काफ़ी ज़्यादा ओवरवेट थे। एंड एक बच्चा आया जिसके लीवर के इंजाइम्स कम थे। एंड एक बच्चे का ना आई थिंक वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम थी, वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम थी, एक बच्चा वो आया। तो ऐसे करके यार थे बच्चे अनफिट आ गए। एक का ट्रैकीकार्डिया है, ट्रैकीकार्डिया मीन्स कि आपकी हार्ट बीट काफ़ी तेज होती है, तो वो बच्चे ने अपील डाली थी और उसकी सिलेक्शन हो गई थी, क्योंकि बिकॉज ट्रैकीकार्डिया ऐसे होता था ना, कई बार बंदा मतलब थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, काफ़ी नॉर्मल से बहुत तेज़ हो जाती है, तो इस कारण वो उसका ट्रैकीकार्डिया वाली प्रॉब्लम आई। बट उसको पता था कि अगर वो दोबारा से अपील करेगा तो वो नॉर्मली रहकर दोबारा से नॉर्मल रहेगा, उसकी हार्ट बीट अच्छे से आ जाएगी, तो ईसीजी नॉर्मल हो जाएगी। तो ये भाई सीन था मेडिकल का। एंड फिर फाइनली सभी बच्चे, काफ़ी बच्चे हो ही गए मेडिकली फिट। एंड फिर तो भाई हमें बस वो एक कार्ड देते हैं कि गुरप्रीत यार अब आप मेडिकली फिट हो गए और आपको कैंपस घूमना है तो घूम सकते हो। तो बस यार मैं तो कैंपस घूमने चला गया, जहाँ पर अलाउड भी नहीं था मैं तो वहाँ पर भी चला गया। हॉस्टल वगैरह देखने अलाउड नहीं थे, बट मैंने सिक्योरिटी गार्ड को कहा कि ऐसे ऐसे करके मैं एफएमसी का स्टूडेंट हूँ, मुझे मुझे हॉस्टल्स देखने हैं। तो भाई मैंने हॉस्टल्स देख लिए यार, फाइनली पता नहीं बस देख लिए। एंड फिर ग्राउंड्स वगैरह देख कर आया, फिर मैच भी देखी थी, एंड सब कुछ अच्छा था यार। तो यार ये सब प्रोसेस था भाई एफएमसी का। मैं सोचा कि यार एक ही वीडियो में सब कुछ क्लियर कर देता हूँ, मतलब मैं ज़्यादा वीडियोस बनाऊंगा नहीं, एक ही वीडियो में मतलब सब कुछ ताज़ा ताज़ा याद भी रहेगा। एंड काफ़ी यार एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। एंड फाइनली अगर आपको और भी अगर कोई और क्वेरीज आ रही हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक छोटी सी और, अगर लगा कि काफ़ी बच्चों की कोई जेन्युइन क्वेरीज हैं तो मैं बता दूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि डिटेल में तो काफ़ी पता ही है मुझे, मैंने काफ़ी मतलब फेस किया है, मतलब सारा एक्सपीरियंस है मुझे। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप बताना कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर शेयर करूँगा आपके साथ अगर मुझे लगा जेन्युइन है। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।